हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं किरण यादव, आपकी हिंदी टीचर, आज फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ हमारी कहानी लेकर, जिसका नाम है दादी माँ। यह हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका वसंत भाग 2 में से ली गई है और इसे हम अब तक इसके कुछ अंश पढ़ चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस पाठ को लेखक ने अपनी दादी माँ के ऊपर लिखा है और इस पाठ में हमने अब तक जो देखा है उससे हमें यही पता चलता है कि लेखक जो है अपनी दादी को बहुत याद करते हैं, अपने गांव के दिनों को बहुत याद करते हैं। उन्होंने अपना बचपन गांव में बिताया है, अपनी दादी माँ के स्नेह में बिताया है और वे उन दिनों को बहुत याद करते हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि लेखक अपनी दादी माँ को क्यों याद करते हैं, क्योंकि जब वह बीमार हो जाते हैं दादी माँ उनकी बहुत देखभाल करती है। दादी माँ की जैसी साफ सफाई कोई और कर ही नहीं सकता। इसके अलावा दादी माँ सिर्फ उनकी ही नहीं, पूरे गांव की देखभाल करती है और पूरे गांव के लोगों को वह अपना परिवार ही मानती है। तो हमने पिछले वीडियो में यही सारी बातें देखी हैं कि लेखक इन्हीं सारी बातों की वजह से अपनी दादी माँ को बहुत याद करते हैं। और वो क्यों याद करते हैं? क्योंकि अब वे दादी माँ से बहुत दूर हो चुके हैं, उनसे बहुत दूर रहने आ गए हैं, इसीलिए अब उन्हें उनकी दादी माँ की बहुत याद सताने लगी है। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये देख चुके हैं कि दादी माँ की जो स्नेह होता है उसे लेखक याद करते हैं और उसी को याद करते हुए वे कहते हैं कि जब वे बीमार होते थे तो दादी माँ उनकी बहुत देखभाल करती थी, उन्हें बहुत प्यार करती थी, बहुत उन्हें दुलार करती थी और उनके जैसा वह प्यार, दुलार, वह देखभाल उन्हें अब तक कोई और नहीं दे पाया है। यहाँ तक कि उनके जो नौकर होते हैं, उनके जो डॉक्टर होते हैं, यहाँ तक कि वह इंसान जो इनके लिए खाना बनाता है वह भी उन्हें उस तरीके से प्यार से खाना बनाकर नहीं खिला पाता। नौकर जो है वह भी उनकी देखभाल अच्छे से नहीं कर पाता और डॉक्टर भी उनकी देखभाल अच्छे से नहीं कर पाते। वे सभी लोग अपने पैसे लेते हैं और पैसे के बदले काम करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें दादी माँ का प्यार और स्नेह नहीं मिल पाता है और वे अपनी दादी माँ को बहुत याद करते हैं। तो आइए अब इस कहानी के आगे के अंश को हम देखते हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन, बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को यों सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो ना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दूं। तेरी आंख में तो शर्म नहीं है। मांगने के लिए कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेंगी? तो इस पैराग्राफ में लेखक कहते हैं कि किशन भैया की शादी होने वाली थी और उनकी शादी में काम बहुत अच्छा चल रहा था और इसी के बीच दादी माँ जो है उनके उत्साह की, उनका जो उस शादी को लेकर उनका जो उत्साह था, उनकी जो खुशी थी, वह देखने लायक थी। और लेखक क्या कहते हैं कि वो पूरा दिन घर से गायब रहती थी। क्यों? क्योंकि उनको शादी का काम करने में बड़ा मज़ा आता था और वो कहते हैं कि उस काम के लिए उन्होंने पूरा घर सर पर उठा लिया था, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर में भी आपके जो बड़े बुजुर्ग होंगे उनके ऊपर कोई जवाबदारी आती है तो वो कुछ इस तरीके से बताते हैं कि भाई अगर वो लोग उस काम को ना करें तो वो हो ही नहीं सकता। और ये बात सच भी है
कि उनका जो अनुभव होता है, अपने अनुभव के अनुसार से हमें वह मार्गदर्शन करते हैं, यानी हमें वह गाइड करते हैं। अगर वो लोग ही ना हो तो हम उस काम को अच्छी तरीके से कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर भी दादी माँ जो है कुछ इसी तरह सबको गाइड करती थी, सबका मार्गदर्शन करती थी, और क्या कहती थी कि बहन बुरा नहीं मानना। ठीक है, कार परोजन का काम है। ठीक है, कार परोजन का मतलब कि भाई आस पड़ोस के घर का मामला है और उन्हें तो काम करना ही पड़ेगा। और वो क्या कहती है कि अगर मैं एक भी काम ना करूं तो वह काम होने वाला नहीं है। और ये बात तो सभी जानते थे कि दादी माँ जो है वो कुछ करती नहीं थी, वह तो सिर्फ बोलती रहती थी। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर वो काम बताने के लिए अगर वहाँ वह उपस्थित ना भी हो तो भी क्या होता था, वह काम रुक जाता था कि भाई दादी माँ आएगी, हमको गाइड करेगी, तब जाके हम उस काम को पूरा करेंगे। इसीलिए दादी माँ कहती है कि भाई अगर वो वहाँ पर ना पहुँचे तो कोई भी काम होने वाला नहीं है। अब दादी माँ कहती है कि लेखक कहते हैं कि उन्हीं दिनों की बात है, बस वो किशन भैया की शादी के कुछ समय आगे पीछे ही कुछ दिन हुए थे, और वो कहती हैं कि उसी समय की जब बात है कि वह एक बार दोपहर को घर लौट रहे थे। बाहरी निकसार, निकसार का अर्थ होता है कि बाहर निकलने वाला रास्ता। तो वहाँ पर दादी माँ जो है किसी पर बिगड़ रही थी। बिगड़ रही थी का अर्थ होता है कि वह किसी पर बहुत गुस्सा हो रही थी। और वह कौन थी? रामी की चाची। ठीक है, और रामी की चाची को क्या कर रही थी दादी माँ? बहुत डांट रही थी। क्या कह रही थी कि यह नहीं होगा, कि उन्होंने, रामी की चाची ने क्या किया था, दादी माँ से पैसे लिए थे और उन्हें वादा किया था कि वह पैसे क्या करेगी, पूरे सूद के साथ उन्हें वापस करेंगी। सूद मतलब कि पूरे ब्याज के साथ, पूरे इंटरेस्ट के साथ वो पैसे पूरे वापस कर देंगी। लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया और इसीलिए दादी माँ अब क्या कर रही है, उन पर गुस्सा हो रही है। और क्या कहती है दादी माँ कि भाई यह ना होगा धन्नो, है ना, तेरी आंख में तो शर्म ही नहीं है। वो कहती है कि मांगने के समय कैसी आई थी, है ना, पैरों पर नाक रगड़ रही थी और किसी ने भी तुझे पैसे नहीं दिया था, तो उस समय तेरी मदद किसने की थी? मैंने की थी। ठीक है, और तूने वादा भी किया था कि तू वह पैसे दे देंगी। ठीक है, कि फसल कटेंगी तो मैं पैसे ज़रूर दूंगी। लेकिन धन्नो क्या करती है, फसल कटने के बावजूद भी उन्हें पैसे नहीं देती है और इसी बात पर दादी माँ गुस्सा हो रही है। और वह कहती है कि अब क्या तेरे लिए कोई दूसरी फसल होगी, तब फिर उसे काटना पड़ेगा और तब जाके तू मुझे पैसे देंगी। इस प्रकार से दादी माँ क्या कर रही है, धन्नो को डांट रही है। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। ठीक है, अब रामी की चाची क्या कहती है, धन्नो कह रही है कि दे दूंगी मालकिन, अभी क्या हुआ है, उसकी बेटी की शादी निकली है और वह कहती है कि शादी में तो आपको पता ही है कितना खर्चा होता है, इसीलिए वह पैसे अभी उन्हें नहीं दे पाएंगी। और वह कहती है कि अगर आप भी मुझ पे दया नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा, अगर आप मेरा दुख नहीं समझ पाई तो फिर कौन मेरे उस दुख को समझेगा। इसीलिए वह कहती है कि मैं दे दूंगी। और वह दादी माँ के पैर पड़ने ही जा रही थी तो दादी माँ क्या कहती है कि दूर हो जा मुझसे, क्योंकि मैं अभी नहा कर आई हूँ। और जब लेखक इस तरीके से देखते हैं कि धन्नो जो है इस प्रकार से दादी माँ के पैर पड़ रही है, उनके सामने रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, तो लेखक को यह चीज़ अच्छी नहीं लगती और वह दादी माँ से कहते हैं कि जाने दो दादी, वह कभी ना कभी तो दे देंगी। ठीक है, अभी तो बेचारी के घर में उसकी बेटी की शादी निकली है और वह गरीब भी है, कभी ना कभी तो ज़रूर दे देंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ लेखक उसे समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट पैराग्राफ में कि आप न दया करेगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। निस्तार का अर्थ होता है कि भाई उस बेटी का उद्धार कैसे होगा। निस्तार का अर्थ होता है उद्धार, कि भाई अगर आप दया नहीं करोगी तो मेरी बेटी का उद्धार कैसे होगा। अब आगे देखते हैं। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को
पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विह्वल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखो देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। तो यहाँ पर लेखक क्या करते हैं, लेखक देखते हैं कई दिन बीत गए उस प्रसंग को जब दादी माँ जो है वो धन्नो को डांट रही थी, उस प्रसंग को बीते बहुत दिन हो गए। उसके बाद देखते हैं कि भाई एक दिन रामी की चाची रास्ते में रुकी है और वो दादी को आशीर्वाद दे रही है कि भाई तुम पूतो फलो दूधो नहाओ, दूध से नहाओ तुम और तुम्हारी सेहत बहुत अच्छी हो, इस प्रकार से वो आशीर्वाद दे रही है। अब लेखक जो है वो पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया, अभी तो कुछ समय पहले दादी माँ तो इन पे बहुत गुस्सा हो रही थी और ये बेचारी उनके सामने गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी, तब दादी माँ को इन पे दया नहीं आ रही थी। अब ऐसा क्या हो गया कि यह इनको आशीर्वाद दे रही है, धन्नो दादी माँ को आशीर्वाद दे रही है। तो क्या हुआ था, दादी माँ कुछ समय बाद आई, जब उनको पता चला कि भाई उसकी बेटी की शादी है, तो उन्होंने क्या किया, जो भी पैसा धन्नो ने लिया था वो सारा उन्होंने माफ़ कर दिया और ऊपर से उनको 10 रुपए देकर चली गई और कहती है कि जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी, 10-5 रुपए के लिए हंसाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो कहती है कि उन्होंने पैसा देकर और उनका भला कर दिया और उनकी बेटी की शादी में उनकी मदद कर दी। इस प्रकार से धन्नो चाची बताती है कि किस प्रकार से दादी माँ जो है वो नाराज़ तो होती है लेकिन उनके अंदर दया माया भी बहुत ज़्यादा भरी हुई है। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो क्या लाभ। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। ठीक है, अब लेखक कहते हैं धन्नो को कि भाई उस दिन तो दादी माँ तो तुमको बहुत डांट रही थी। तो वो कहती है धन्नो कि हाँ वो तो बड़े लोगों का काम ही होता है कि भाई अगर वो बड़े लोग किसी को पैसा देते हैं तो वह तो डांटते ही डांटते हैं। ठीक है, यह तो उनका हक बनता है। लेकिन इस बात को सुनकर लेखक जो है वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि भाई ये जो दादी है इनकी लीला बस दादी ही जानती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती। विवाह की रात को अभिनय भी होता। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा। औरतों ने उस पर आपत्ति की। ठीक है, अब होता ये है कि किशन भैया के विवाह के दिन आ गए। अब उस दिन क्या होता है कि विवाह के दिन औरतें जो होती है वो रात भर जागती है, गीत गाती है। आपने भी इस चीज़ को देखा होगा कि शादी ब्याह में जो होते हैं रात भर लोग सोते नहीं हैं, काफ़ी देर तक हम लोग गीत गाते हैं और तरह तरह के नृत्य करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उस समय हो रही थी और वो कहते हैं कि भाई उस समय जो अभिनय होता है, जो भी उस समय नाटक होता है, उसके जितने भी रोल होते हैं वो सारे औरतें ही करती हैं, क्योंकि जो पुरुष वर्ग होते हैं वो क्या करते हैं, बारात में चले जाते हैं और औरतें घर पर ही रहती है। तो वह लोग अपना टाइम पास कैसे करेगी, कैसे अपने आप का मन बहलाएंगी, तो कुछ इस प्रकार से वो लोग अपना मन बहलाती हैं। और वो कहती हैं कि लेखक कहते हैं कि वह बीमार थे इसीलिए वो बारात में नहीं जा सके और उनका मामा का जो भाई था राघव, वो भी उस समय वहाँ पर सो रहा था क्योंकि वह भी देरी से आया था और इसलिए बारात निकल चुकी थी और वह भी जा नहीं पाया था। पर औरतें जो थी वह उस पर आपत्ति कर रही थी कि भाई हम जो अभिनय कर रहे हैं ये इसमें तो सिर्फ औरतें ही भाग लेती है और इस जगह पर सिर्फ औरतों को ही उपस्थित होना चाहिए। इसलिए वह लेखक और लेखक के जो ममेरे भाई हैं उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कह रही थी। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही के एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से हंस दूं,
भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भांडा फोड़ हो गया। अब क्या होता है कि लेखक कहते हैं कि उन्होंने, दादी माँ ने इन सब जो औरतें हैं उनको कह रही थी कि भाई तुम बाहर चले जाओ, कोई भी पुरुष यहाँ पर नहीं रहेगा। तो दादी माँ कहती है कि भाई ये कहाँ, ये तो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, इन लोगों से क्या पर्दा, ठीक है, ये तो भगवान का रूप होते हैं। और इसीलिए दादी माँ ने क्या किया, वहीं पर जहाँ पर वो महिलाएं अभिनय कर रही थी उसी जगह पर लेखक को भी चुपके से सुला दिया और लेखक पूरा अपने आप को चादर से ढककर वहाँ पर सो गए। अब वो कहते हैं कि रात भर तो उनको नींद नहीं आई। क्यों नींद नहीं आई? क्योंकि ये जो औरतें हैं, ये जो महिलाएं हैं, ये अभिनय कर रही थी और उनकी आवाज़ें वो सुन रहे थे और सुन सुनकर उनको बहुत हंसी आ रही थी। और वो सोच रहे थे कि भाई अगर मैंने ज़रा सा ज़ोर से हंस दिया तो भाई मेरा भांडा फोड़ हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि मैं उनकी बातें सुन रहा हूँ और मैं यहीं पर चुपके से सोया हुआ हूँ। तो इसीलिए वो सोचते हैं कि भाई मैं ज़ोर से ना हंसूं, लेकिन वह अपनी हंसी को रोक नहीं पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि भाभी ने कुछ ऐसी बात कह दी जिसके कारण उनको बहुत हंसी आई और उस हंसी के कारण सबको पता चल गया कि भाई लेखक जो है वो यहाँ पर छुपे हुए हैं। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। ठीक है। अब दादी माँ जो है उन्होंने तो उन बच्चों को वहाँ पर, लेखक और उनके भाई को वहाँ पर सुला दिया। अब लेखक अपनी हंसी रोक नहीं पाए और वो ज़ोर से हंस दिए, जिसके कारण सबको पता चल गया कि लेखक वहाँ पर सोए हुए हैं। अब देबू की माँ ने क्या किया, चादर खींची और दादी माँ से कहती है कि ये कौन सा बच्चा सोया है दादी, लगता है रो रहा है, इसको दूध पिला देना चाहिए। और इसी बात पर क्या होता है, लेखक की और देबू की माँ की और बाकी जो औरतें होती है उन सब की क्या होती है, वहाँ पर हाथापाई शुरू हो जाती है। वह लेखक को, उनके भाई को मारने लगते हैं। तो दादी माँ क्या होती है, बिगड़ जाती है, गुस्सा हो जाती है और कहती है कि भाई उन लड़कों से क्यों तुम उलझती हो। ठीक है। और फिर वह बात वहीं पर समाप्त हो जाती है। दूसरे दिन रास्ते में क्या होता है, देबू की माँ मिल जाती है और वह भाभी से क्या कहती है कि देखो भाभी, वही कल वाला बच्चा। ऐसा कहकर वह उनका मजाक उड़ाती है लेखक का। और लेखक वहाँ से ज़ोर से भागते हैं और जाकर अब दादी के पास खड़े हो जाते हैं। अब लेखक कहते हैं कि भैया अगर हम किसी प्रकार का अपराध कर दें, कोई गलती कर दें, तो हम क्या करते हैं, अपनी दादी की छाया में खड़े हो जाते हैं, है ना। आप सभी के घर में भी आपकी दादी होंगी और आपकी कोई गलती हो जाने पर आप क्या करते होंगे, अपनी दादी के पास जाकर खड़े हो जाते होंगे। तो लेखक यही कह रहे हैं कि भाई उनसे भी तो वो गलती हो गई थी कि वह वहाँ पर चुपके से सो गए थे। अब अपने आप को बचाने के लिए वह दादी माँ के पास जाकर खड़े हो गए और अब उनको क्या मिल गया है, अभयदान मिल जाता है कि दादी माँ की छत्र छाया में खड़े होकर। यानी कि वह कह रहे हैं कि भाई दादी माँ के पास अगर आप जाकर खड़े हो जाए या अपने किसी बड़े बुजुर्ग के पास जाकर आप खड़े हो जाए तो आपको ऐसा लगता है कि भाई ये लोग अब हमको बचा लेंगे। ठीक है। तो छात्रों, आज हम यहीं तक इस पाठ को पढ़ते हैं। अगला पाठ हम, इसके आगे की जो कहानी होगी वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले आप यहाँ तक के इस पाठ को फिर से पढ़ने की कोशिश करिए और अगर आपको कोई भी तकलीफ़ हो या कोई भी शब्द आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।